हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक है, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में क्या है, देखो, जो हमारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कई कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज़ में। जैसे कि मेडिसिन्स हो गई हैं, ठीक है, पॉलीमर्स हो गए हैं। तो डेली लाइफ में क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सपोज कोई एक मेडिसिन पहले से चली आ रही है लेकिन उसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। तो क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लैब में लगे हैं कि हम उससे कुछ बेटर या उसमें कुछ जो ड्रॉबैक हैं या जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको दूर करते हुए कोई नई मेडिसिन बनाएं। इस तरीके की रिसर्च चलती है। या हम कह सकते हैं कि माना कोई एक प्लांट है, उससे कुछ ऐसा कंपाउंड निकल रहा है जो क्या है आपका, कहीं ना कहीं उसकी सपोज मेडिसिनल एप्लीकेशन ही समझ लीजिए कि उसकी मेडिसिनल एप्लीकेशन है। तो क्या हो सकता है उस प्लांट से, तो हम क्योंकि नेचर में उसको निकालना तो क्या है आपका, निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, निकालेंगे तो प्लांट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसकी कोई कोई पोर्शन रूट में रहता है, कोई लीव्स में रहता है। तो उनको क्या करते हैं, साइड बाय साइड क्या किया जाता है, उनको सिंथेसाइज करने का भी, लैब में बनाने का भी क्या किया जाता है आपका, ट्राई किया जाता है कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या उस नेचुरल प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। लाइक कोई डिटर्जेंट है, माना सपोज कोई हमने डिटर्जेंट सिंथेसाइज किया और उससे हमारे, वैसे तो ठीक है, कपड़े से क्या कर रहा है आपका, डर्ट रिमूव कर रहा है, बट हमारे हाथों को इफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अपनी लैब्स में उन कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो जिन कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है उनको कहा जाता है टारगेट मॉलिक्यूल। सपोज हम कोई पेस्टिसाइड सिंथेसाइज करना है, तो जो उसका स्ट्रक्चर है, जो हमारा टारगेट है कि हमें ये बनाना है, तो दैट इज़ नोन एज टारगेट मॉलिक्यूल। जैसे हम कोई मेडिसिन बनाने की सोच रहे हैं कि हमें इस तरीके का एक कंपाउंड बना देंगे तो वो यहाँ पर प्रोटीन से बाइंड करेगा, यहाँ पर को लिपिड से बाइंड करेगा और वो हमारे ट्रीटमेंट में यूज़फुल रहेगा। तो जो वो मेडिसिन है वो क्या कहलाएगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल। तो टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, जिसको कि हम सिंथेसाइज करते हैं, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड इज नोन एज टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको सिंथेसाइज करने के लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हम उस मॉलिक्यूल पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा बहुत इजी होगा। यदि उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें हो सकता है मल्टीपल स्टेप करने पड़े। पहले हमने ऑक्सीडेशन किया, फिर हमने उसका सल्फोनेशन किया, फिर हमने उसका नाइट्रेशन किया। इस तरीके से हम किस तरीके से उस मॉलिक्यूल तक पहुंच सकते हैं वो हमने इसमें पढ़ना है डिस्कनेक्शन अप्रोच में। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से, हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल सकता है या किस तरीके से हम उस टारगेट मॉलिक्यूल को लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एक सिंथेटिक रूट हमें डिज़ाइन करना पड़ता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्योर सैंपल के लिए। ठीक है, या प्योर क्या होने के लिए, टारगेट मॉलिक्यूल के लिए। ठीक, अब जो टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं उसके लिए जो हम रिएजेंट सोचेंगे कि हम इसकी रिएक्शन से ये बना सकते हैं, वो कैसे होने चाहिए, आपके कॉमर्शियली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल होने चाहिए। पता चला हमने ऐसी हाइपोथेसिस कर दी, जो कि हमने ऐसा सोच लिया कि ये दो कंपाउंड मिलके बना देंगे और वो कॉमर्शियली अवेलेबल ही नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रहा, तो हम उसकी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी हम सिंथेटिक रूट अपनाएंगे उसमें क्या सोचेंगे कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा मार्केट में मिलना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, जो मेथड होनी चाहिए वो कन्वीनियंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका जो कंडीशन है उसके लिए इतना टेम्परेचर की ज़रूरत है जो कि हम अपने लैब में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसके लिए इतना प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम उसका सिंथेटिक रूट अपनाएंगे वो कन्वीनियंट भी होना चाहिए और इफ़िशियंट भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है कि हम क्या करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट रूट्स बनाएंगे। क्योंकि पेपर में लिखना कि ये यहाँ से तोड़ दो और इसको यहाँ से मिला लो, इसका ब्रोमिनेशन कर दो, इसका हेलोजिनेशन कर दो, वो जितना इजी होता है प्रैक्टिकली लैब में उसको करना उतना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एक सिंथेटिक रूट बना दिया उसी से हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल सकता है। तो हमें क्या है, उस टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुँचने के लिए दो तीन डिफरेंट सिंथेटिक रूट्स के बारे में सोचना होगा, फिर उन सबको अप्लाई करना होगा, फिर उसमें जो सबसे ठीक होगा कि इन द टर्म्स में कि स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो हमारे फिजिबल है या नहीं है, तो उसके बेस पे भी फाइनली एक वो निकलेगा कि इस तरीके से हमें इस टारगेट मॉलिक्यूल, मतलब कहने का ये है कि सिंगल एक सिंथेटिक रूट से हम टारगेट मॉलिक्यूल को नहीं सिंथेसाइज कर सकते, तो हमें डिफरेंट रूट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़
क्या होना चाहिए आपका, मोस्ट अवेलेबल एंड चीपेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम कोशिश, अब माना सपोज हमने कोई टारगेट मॉलिक्यूल बनाना और इतना महंगा, उससे ज़्यादा तो इजीली वो कहीं और दूसरी जगह से मिल जा रहा है अवेलेबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी प्रोसेस सोचनी पड़ेगी जिससे कि क्या हो, वो इजीली हो और जो स्टार्टिंग मटेरियल हो सस्ते हो। क्योंकि यदि क्या होंगे, चीप स्टार्टिंग मटेरियल होंगे तो वो सबकी पॉकेट फ्रेंडली होगा, सब कोई भी क्लास का जो पर्सन है उसको अप्रोचेबल होगा। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल होने चाहिए इजीली अवेलेबल भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, सस्ते से सस्ते में जितना हम काम कर सकें उतना अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, अब सपोज हम एक स्टार्टिंग मटेरियल बना रहे हैं, उसमें 15 स्टेप लग रहे हैं और दूसरा रूट है उसमें 3 स्टेप लग रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कम स्टेप वाले को हमें फॉलो करना चाहिए। तो हम जब 2-4 रूट्स में सिंथेटिक रूप अपनाएं देखेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, कम से कम में हमें अच्छे से कहीं मिल जाए। और लास्ट जब हम किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं तो ये देखते हैं कि यील्ड अच्छी मिलनी चाहिए। पता चला स्टार्टिंग मटेरियल भी है हमारे पास, पता चला हमारे पास फिजिबल भी है, लैब कंडीशन भी वर्केबल है, लेकिन क्या हो रहा है, हमें मिला ही नहीं। हमने 100 ग्राम से रिएक्शन करी, हमारे पास 10 mg कंपाउंड आया, तो वो क्या है, आपका फेल चीज़ है। समझ में आ रहा। तो टारगेट मॉलिक्यूल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में रहते हैं कि हमें किस तरीके की अप्रोच के लिए किस तरफ को या किस तरीके का सिंथेटिक हमें रूट देखना पड़ेगा। तो ये है आपका थोड़ा अबाउट क्या होता है आपका टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब हमने कह दिया आपसे, एक ये कंपाउंड दे दिया, हम कह रहे हैं इसको सिंथेसाइज करो। अब सिंथेसाइज करो तो क्या किया जाता है आपका, इसके लिए रेट्रोसिंथेसिस देखी जाती है, मतलब बैक की ओर जाएंगे कि हम इसको किससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये सिंपल कंपाउंड है RCH2OCOPH। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक ईस्टर है। तो इसके लिए देखो, जब भी कभी हम इस तरीके का सोचते हैं कि किस तरीके का हम टारगेट मॉलिक्यूल अपनाएंगे, तो एक हमें बेसिक केमिस्ट्री भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये ईस्टर है, तो हमें पता है ईस्टर कैसे बनते हैं, आपका ये अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, ऐसे माना सपोज एमाइड होगा, तो हमें कैसे बनेगा एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एमीन के साथ रिएक्शन कर दो, एमाइड बन जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिक केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि इसका रिडक्शन करने से क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, इस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिक केमिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है तो सबसे पहला काम होता है आपका उसकी रेट्रोसिंथेसिस, मतलब आपने ये सोचना होता है कि हम किन दो चीज़ों को मिलाकर इस कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल RCH2OCOPH। ठीक, और रेट्रोसिंथेसिस को दिखाया जाता है ये डबल लाइन और इसमें आगे से लगा दिया जाता है एरो। तो ये इसका मतलब है कि हम बैक जा रहे हैं कि ये बनेगा किससे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। तो ये रेट्रोसिंथेसिस का मार्क है। ठीक है, तो किस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं भी ऐसा दिखाया जा रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, रेट्रोसिंथेसिस सिंथेटिक एरो है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करा इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी कंपाउंड था, ईस्टर था, तो हमें पता था क्या होगा, आपका एक अल्कोहल होना चाहिए था और एक क्या होना चाहिए, एसिड। हमने यहाँ से बॉन्ड क्लीव किया, हमको लगा इन ये पोर्शन और ये पोर्शन को मिलाएंगे तो बन जाएगा, और ये पोर्शन क्या है, RCH2OH हो जाएगा अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा, PHCOCl। तो यदि हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये कहलाता है आपका रेट्रोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये है आपका, इसमें क्या है आपका, देखो सिंपल एमाइड बॉन्ड है CONH, तो हमने क्या करा, ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया, तो कैसे बनेगा, बेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH भी हो सकता है, COCl भी हो सकता है। ठीक है, प्लस ये क्या होगा आपका एमीन और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से क्या बनते हैं, एमाइड। तो हमने ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्शन किया, तो इन दोनों को यदि कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या है आपका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, हम उसके बैक में जाएंगे कि हम किन को मिला के इसको बनाएंगे, ये कहलाता है आपका रेट्रोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, सिंथॉन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, होता क्या है, देखो सिंथॉन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, अब आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो जब आप उसका रेट्रोसिंथेसिस पूछेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से तोड़ेंगे फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इस कंपाउंड को बनाएंगे। तो जो सिंथॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कैटाइन और एनाइन बनते हैं डिस्कनेक्शन के बाद, वो क्या कहलाते हैं, आपके सिंथॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल ये कंपाउंड था, ठीक, ये एक बेंजीन रिंग ClClOCH2COH। ठीक, तो रेट्रोसिंथेसिस की तो हमको लगा कि यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों पोर्शन को जोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका
अब देखो तोड़ने के बाद जब ये तोड़ा जाएगा तो हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के, तो कैसे टूटेगा ये, इस तरीके से टूटेगा कि ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन में कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो बने हैं आइंस बने हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके सिंथॉन्स कहलाते हैं। ठीक, मतलब जो डिस्कनेक्शन के बाद जो भी कैटाइन या जो एनाइन जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सिंथॉन। और एक और टर्म है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं आपके, ये सिंथॉन रियल में किन केमिकल से बन सकता है, जैसे ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ OH लगा देंगे तो ये फिनोलिक कंपाउंड इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा। तो ये लैब में ऐसा कौन सा केमिकल अवेलेबल है जो ये दे सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जो ये डाइक्लोरोफिनॉल है, ये क्या 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्साइड आइन है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल, तो ये इससे ये बन सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो ये कैटाइन है वो कैसे बनेगा, यदि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कर दें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे ये बनेगा। तो इसके लिए जो रिएजेंट हमारे लैब में अवेलेबल है वो ये है, तो ये क्या कहलाता है आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो जो ये है आपका कौन सा सिंथॉन्स हैं वो तो क्या होता है कैटाइन और एनाइन, जो कि किसके उससे मिलते हैं, डिस्कनेक्शन के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो रियल कंपाउंड है जिससे कि हम किसको बना सकते हैं, जिससे सिंथॉन्स बन सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है, और कैसे बनेगा, इसकी किसके साथ रिएक्शन कर दो, बेस के साथ, प्लस मैं यदि कर दूंगी OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव निकाल लेगा यहाँ से और क्या कर देगा, इसका सिंथॉन बना देगा। समझ में आ रहा। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, रियल केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथोन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है देखो, जैसे कार्बोनियम आइन है R पॉजिटिव, तो किसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे होगा, यदि RCl है, RBr है, ROMS है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। R नेगेटिव कब बन सकता है, जब ग्रिग्नार्ड है, मेटल से लिंक होगी कभी भी R, तो क्या बनाता है आपका R नेगेटिव बनाता है। नेक्स्ट है आपका ये कंपाउंड है आपका सिंथॉन है RR, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा आपका ये। ठीक, कीटोन है, इसमें किसका अटैक कर देंगे, यदि H पॉजिटिव का, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर करेगा। कैसे करेगा, OH, और वो टूटेगा फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंथॉन में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ये है आपका, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इपॉक्साइड होता है। जनरली अभी बाद में पता भी चल जाएंगे किस किस के सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है। ये अगेन कार्बेनाइन है तो यहाँ क्लोरीन भी लगा सकते हो, या यहाँ पर को क्या होता है COCH3 करके तुमने देखा होगा, कौन कौन सी रिएक्शन, एल्डोहॉल कंडेंसेशन, इस तरीके में कार्बेनाइंस जनरेट होते हैं, तो जो उनके रिएजेंट है वो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे। ठीक, अब जैसे बेंजीन रिंग में S नेगेटिव है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, SH हो जाएगा। नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव होता होगा तो प्रोटॉन जोड़ दो, SH। ठीक, तो ये इनके लैब में अवेलेबल कंपाउंड है जिनसे कि ये सिंथॉन्स क्या हो सकते हैं, आपके बन सकते हैं। तो यदि सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट आता तो इस तरीके की वैरायटी ऑफ तुम क्या करोगे, सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की एक टेबल बनाओगे। अब देखो जब हम किसी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसका कुछ गाइडलाइन है कि कैसे हमें डिस्कनेक्ट करना चाहिए। अब देखो तो पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि डिस्कनेक्शन हमें ऐसा करना चाहिए जो कि क्या हो, वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये एक कंपाउंड है, ये हर्बिसाइड है एक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डिस्कनेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव कर दो तो क्या बनेगा आपका, ये पता है ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सिंथॉन्स ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेंजीन रिंग क्लोरीन क्लोरीन O नेगेटिव और C पॉजिटिव। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम यहाँ से कर दें डिस्कनेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग प्लस और ये O नेगेटिव। ठीक है, तो ईथर टाइप का कंपाउंड था तो दो पॉसिबिलिटी थी, ऑक्सीजन कार्बन यहाँ से क्लीव हो सकता था, ऑक्सीजन कार्बन यहाँ से क्लीव हो सकता था, दोनों को लेते हुए चले। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आपका जो सेकेंड वाला है वो कैसा है आपका, इसमें क्या है, तो जो इसमें सेकंड देखो, जो सेकंड वाला है आपका ये वाला कैसा है आपका, वर्केबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका, एक तो ऑक्साइड आइन का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, जब बेंजीन क्या है आपकी अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर को जो बेंजीन है अनएक्टिवेटेड है और उसमें किसका अटैक करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, जो कि फिजिबल नहीं है। तो हमें इस तरीके का डिस्कनेक्शन नहीं सोचना चाहिए। कैसा डिस्कनेक्शन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ऊपर वर्केबल होना चाहिए। तो ऊपर वाला क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोनियम आइन किस पे अटैक कर देगा आपका, इस पे अटैक करेगा, या फिनॉक्साइड आइन इस पे अटैक करेगा,
और आपका कंपाउंड सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके का डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें कि क्या होगा आपका जो ना फिजिबल हो और वर्केबल नहीं है। तो नीचे वाला आपका फिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें क्या है आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है आपका अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग पे अटैक कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला फिजिबल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, हमें डिस्कनेक्शन ऐसा सोचना चाहिए जो कि रियल में काम करे। ऐसा ना सोच दें कि ऐसी रिएक्शन कर दें कि जो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन इज जब क्या होता है कभी भी हेट्रो एटम होता है तो हमेशा क्या होता है कार्बन और हेट्रो एटम का डिस्कनेक्शन करना चाहिए। ठीक है, ये किसी के भी केस में करेंगे, चाहे आप ईथर ले लें, चाहे आप एमाइड ले लें, चाहे ईस्टर ले लें, एमीन ले लें, एसिटल ले लें, कीटल ले लें। क्या करते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड होने पर सल्फाइड्स होगा तो कार्बन और हेलोजन के या हेट्रो एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें क्या है आपका देखो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन तो हमें क्या करना है एस हेट्रो एटम और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव करना। अगेन हम यहाँ का नहीं करेंगे, वो अगेन प्रॉब्लम वही वाली आ जाएगी, न्यूक्लियोफाइल का कहाँ पर अटैक हो जाएगा अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग पे, तो हम कहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे, ये करेंगे तो क्या बन गया ये कार्बन और सल्फर में एस नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एस नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और ये नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें कुछ पॉजिटिव जुड़ेगा तो एस एच हो जाएगा, ये दिख रहा है, ये एस एच हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव करने के लिए क्लोरीन जोड़ दो। ठीक, तो ये इसके क्या है आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट और ये लेबोरेटरी में अवेलेबल भी हैं। तो इनसे हम क्या करेंगे, इसका बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, और फिर वो क्या करेगा इस पर रिएक्शन करके फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बना देगा। तो क्या होता है आपका जो सेकंड रूल है या जो सेकंड गाइडलाइन है वो ये है कि जब किसी भी कंपाउंड में यदि हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है तो किसका डिस्कनेक्शन करना चाहिए, कार्बन और हेट्रो एटम का डिस्कनेक्शन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। कई बार हमारे पास ऐसी मॉइटीज़ आ जाती हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप हम डायरेक्ट नहीं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है उस कंडीशन में एफ जी आई मतलब एक फंक्शनल ग्रुप को हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करके फिर उसको लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है आपका बेंजीन रिंग, इसमें क्या है COO और यहाँ पर को क्या है NH2। यदि हम इसका क्या कर रहे हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच कर रहे हैं तो हमने क्या करा ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड क्लीव किया तो ये क्लीव हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ETO नेगेटिव होता तो क्या हो गया ये ETOH, और जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है CO पॉजिटिव होता तो ये क्या हो गया बेंजीन COOH हो गया। ठीक है, तो ये इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखे हैं। लेकिन अब क्या है देखो जो COH ग्रुप है वो कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक, तो हम उसके पैरा में NH2 ग्रुप नहीं ला सकते, तो इसको करने के लिए पहले क्या किया, ठीक, तो एमीन डायरेक्ट नहीं ला सकते तो पहले क्या करेंगे इसका नाइट्रो बनाएंगे। क्या बना लेंगे आपका नाइट्रो। तो नाइट्रो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमीन्स को जो एमीन है उसको हम क्या करेंगे पहले नाइट्रो बनाएंगे फिर एमीन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले नाइट्रो बनाएंगे फिर एमीन बनाएंगे। तो नाइट्रो बनाएंगे तो नाइट्रो से एमीन बनना क्या हुआ रिडक्शन, क्या हुआ आपका रिडक्शन, तो इसको बोलते हैं FGI रिडक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा। और जो यहाँ पर लिखा जाता है वो लिखा जाता है जो रियल में हमने लैब में करना है। लैब में हमने NH2 को NO2 में कन्वर्ट नहीं करना है, हमने क्या करना है लैब में NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, मतलब रिडक्शन ऑफ दिस NO2 करना है। तो जो एरो के ऊपर लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका क्या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन रिडक्शन लिखा जाएगा, FGI रिडक्शन लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें पता है COH ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग, तो और यहाँ तो पैरा में तो NO2 आ नहीं सकता, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा COH को ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट से मतलब ऐसे से नाइट्रो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि क्या हो पैरा डायरेक्टिंग। तो COH का किस में होना चाहिए आपका CS3। ठीक, तो पहले हमें CS3 लेंगे, CS3 का नाइट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है लैब में हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन करना है, तो उसको बोलते हैं FGI ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। इसमें क्या करते हैं जो बैकवर्ड होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, इससे ये हो रहा है नहीं, इससे ये हो रहा है। ठीक है, तो CS3 से COH बन रहा है मतलब ऑक्सीडेशन होगा। और ये कैसे होगा फिर फाइनली हमने डिस्कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया नाइट्रेशन, और ये टॉल्वीन ईजिली अवेलेबल है। टॉल्वीन का क्या करा नाइट्रेशन किया तो क्या बन गया आपका पैरा नाइट्रोटॉल्वीन बन गया। पैरा नाइट्रोटॉल्वीन का फिर क्या करा ऑक्सीडेशन किया तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का क्या कर दिया रिडक्शन कर दिया, तो क्या बन गया आपका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है कई बार हम जब सिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है आपका हमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, वो कहलाता है
फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, लिखते क्या है एरो के ऊपर, ये मेन पॉइंट है, जो बैक में हो रहा होता है वो लिखा जाता है। तो इससे ये बन रहा है रिडक्शन हो रहा है, इससे ये बन रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो फिलहाल नहीं है FGI तो छोड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि हमें क्या होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम जहाँ को कीमो सेलेक्टिविटी है उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें डिस्कनेक्शन ऐसा करना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना होगी, अटैक यहाँ भी हो। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब हुआ कि कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम चाह रहे हैं यहाँ पर अटैक करना, लेकिन दूसरी साइड भी है जहाँ पर अटैक हो सकता है। जैसे बेंजीन रिंग में यदि OH और NH2 है और हम चाह रहे थे कि OH पर अटैक हो, और कहाँ पर, क्योंकि एमीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो एमीन भी रिएक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा, ज़्यादा करेगा, बल्कि ये ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो हमें इस तरीके की सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पर कोई क्या हो आपका कीमो सेलेक्टिविटी वाली हमें प्रॉब्लम मिले, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइन थी, जब हम क्या करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच देखते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है आपका, वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए, कोई ऐसी रिएक्शन ना हो जाए जो फिजिबल ना हो। सेकंड क्या होता है, यदि कार्बन और हेट्रो एटम है तो हमेशा हेट्रो एटम के बगल वाला ही बॉन्ड क्लीव किया जाता है। थर्ड क्या थी आपकी, कई बार हमें फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है तो FGI करना पड़ता है। और लास्ट क्या आपका, कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें इस तरीके का रूट देखना चाहिए कि इस कीमो सेलेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम ना आए।